प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप के बारे में अध्ययन करेंगे और आइसोटोप के एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइसोटोप एटम ऑफ द सेम कंपाउंड एलिमेंट्स विच कंटेन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बट सेम एटॉमिक नंबर। तो इनका क्या होता है कि इस आइसोटोप किसी भी तत्व के वे समस्थानिक हैं जिनका कि परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अब हम आइसोटोप्स के आइडेंटिफिकेशन की एस्ट्रन की द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। 1919 में एस्ट्रन ने एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किया जिसमें समान E/m वाले कणों को एक बिंदु पर फोकस किया। एस्ट्रन के द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोप को स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में आपको दिखाया गया है। विसर्जन नली से प्राप्त कैनाल किरणों को यानी धनात्मक किरणों को S1 और S2 स्लिटों से गुजारा जाता है जो इस प्रकार व्यवस्थित रहती है कि किरणों की केवल संकीर्ण पट्टी ही निकल सकती है। अब ये किरणें विद्युत क्षेत्र से होकर निकलती हैं और ऋणात्मक प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप का कोण धनात्मक किरणों के कणों के द्रव्यमान, आवेश तथा वेग पर निर्भर करता है। इन किरणों का कुछ भाग डायफ्राम डी से निकलकर चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक पन्नी के लंबवत गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारने पर ये किरणें पुनः विक्षेपित हो जाती हैं और जो भारी द्रव्यमान वाले कण होते हैं वो धीरे विक्षेपित होते हैं और जो हल्के द्रव्यमान वाले कण हैं वो ज़्यादा विक्षेपित होते हैं। अतः धीमी गति वाले कण और तेज गति वाले कण दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है और उसके पश्चात ये चुंबकीय क्षेत्र में से निकलकर फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर के बिंदु के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों की गति शक्ति का समायोजन इस प्रकार से किया जाता है कि समान E/m वाले सभी कण फोटोग्राफिक प्लेट पर एक ही बिंदु A पर फोकस किया जा सके। यदि इनमें भिन्न भिन्न E/m वाले कण होंगे तो वह प्लेट पर भिन्न भिन्न बिंदु आलेखित करेंगे और फोटोग्राफिक प्लेट पर एक श्रेणी बन जाती है। इस प्रकार विभिन्न द्रव्यमान का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। रेखाओं अथवा बिंदुओं की स्थिति से गैस के परमाणुओं के द्रव्यमान में गणना की जा सकती है। जब नियोन गैस का इसी प्रकार का स्पेक्ट्रोग्राफ लिया गया तो 2 बिंदु प्राप्त हुए। इनमें तीव्रता का अनुपात 9:1 था। अतः इस आधार पर नियोन का औसत परमाणु भार 20 × 9 + 22 × 1/10 = 22.1 बताया गया। अब हम बात करते हैं समस्थानिकों के पृथक्करण की। समस्थानिकों के पृथक्करण की पहली विधि है विसरण की विधि। समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने पर इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण की इन विभिन्नताओं का उपयोग इसका निम्नलिखित विधियों के द्वारा पृथक करके करते हैं, जिसमें पहली महत्वपूर्ण विधि है विसरण की विधि, दूसरी विधि है तापीय विसरण विधि, तीसरी है प्रभाजी आसवन विधि और चौथी है विद्युत अपघटन विधि। पहली विधि विसरण की विधि के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि गैस के विसरण की गति उसके वाष्प घनत्व या अणु भार के वर्गमूल के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः जब 2 या 2 से अधिक गैसीय समस्थानिकों को किसी संरंध्र पात्र में से गुजारा जाता है तो उसका जो अंश विसरित होगा उसमें हल्का समस्थानिक अधिक होगा और जो अंश बाद में विसरित होगा उसमें भारी समस्थानिक ज़्यादा मात्रा में होगा। हर्ट्ज ने सर्वप्रथम नियॉन के समस्थानिकों का पृथक्करण इसी विधि और सिद्धांत के आधार पर किया था। यदि साधारण नियॉन गैस को किसी संरंध्री नली में विसरित होने दिया जाए तो नियॉन का हल्का समस्थानिक नियॉन 20 शीघ्र विसरित होगा और बची हुई गैस में भारी समस्थानिक नियॉन 22 की मात्रा ज़्यादा होगी। यदि ऐसी कई विसरण इकाइयाँ श्रेणी में क्रम में जोड़ दी जाएं तो श्रृंखला के अंत में किसी एक प्रकार के समस्थानिक की सांद्रता में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस विधि से नाइट्रोजन और आर्गन के समस्थानिक भी पृथक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हल्के समस्थानिक में घनत्व या अणु भार का अंतर अधिक होता है। जो तत्व गैसें नहीं हैं उनको विभिन्न विधियों के द्वारा गैसों में परिवर्तित कर दिया जाता है और गैसों में परिवर्तित करने के पश्चात उनको यूरेनियम के यौगिकों का इसी तरह से किया जाता है कि पहले जो ठोस है उसको गैस में परिवर्तित कर देते हैं और गैस में परिवर्तित करने के पश्चात इन समस्थानिकों को पृथक करने के लिए उसे UF6 गैस में बदलना पड़ता है। अगली विधि है तापीय विसरण विधि। सन 1838 में क्लारियस और डिकेल के द्वारा इस विधि के द्वारा क्लोरीन के समस्थानिकों का पृथक्करण किया गया। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का पृथक्करण किया गया। यदि समस्थानिकों के किसी गैसीय मिश्रण को ऐसी नली में डाल दिया जाए कि उनका दोनों सिरों का ताप अलग अलग हो तो भारी समस्थानिक कम ताप वाले सिरे की ओर और हल्का समस्थानिक अधिक ताप वाले सिरे की ओर होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन के चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें एक ऊर्ध्वाधर नली के कक्ष में एक तार लगा होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित करके नली को अंदर से गर्म किया जाता है तथा बाहर से शीतल जल द्वारा ठंडा किया जाता है। इस विधि में तापीय विसरण और तापीय साइफनिंग का अच्छा समायोजन होता है, क्योंकि नली में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं जो तापीय विसरण में सहायक हैं। इन संवहन धाराओं के कारण पृथक्करण शीघ्र हो जाता है। यह नली की लंबाई और लंबाई इसकी चौड़ाई की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अतः तापीय प्रभाव के कारण उत्पन्न सांद्रता से थोड़े से अंतर को भी संवहन धाराओं की सहायता से कई गुना बढ़ाया जा सकता है। द्रव के रूप में UF6 से यूरेनियम 235 को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। शेष पृथक्करण की विधियां अगले वीडियो में बताएंगे।